नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए GS3 का एक टॉपिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, जो कि हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम इस टॉपिक को एलिब्रेट करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। डेडिकेशन एक ह्यूमन वैल्यू है जिसका मीन्स होता है कमिटेड टू टास्क, एंड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज मीन्स कीपिंग पब्लिक गुड एबव ऑल एंड वर्किंग फॉर इट इवन इन एडवर्स कंडीशन। एक पब्लिक सर्वेंट के लिए पब्लिक सर्विस के दौरान बहुत सारी एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है। उन एडवर्स कंडीशन के बावजूद उनके लिए पब्लिक गुड सबसे ऊपर होता है। यही हमारी डेडिकेशन को दर्शाता है। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। एक है अशोक खेमका, IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने सोनिया गांधी के सन-इन-लॉ रॉबर्ट वाड्रा की जो इलीगल लैंड डील थी उसकी म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया था। इन्होंने करीब 23 ईयर्स में 45 ट्रांसफ़र फेस किए और अब तक तो 53 से ऊपर हो चुके हैं। बट इन्होंने हर परिस्थिति का सामना करते हुए पब्लिक सर्विस को सबसे ऊपर रखा। एक है स्मिता सबरवाल, इनको पीपल्स ऑफिसर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सिटीज़न के इश्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से एड्रेस किया। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, फंड योर सिटी। एक है सोनम वांगचुक, उन्होंने लद्दाख में एक बहुत ही क्रांतिकारी एजुकेशन ऑपरेशन चलाया, न्यू होप। एक IAS ऑफिसर है MG राजामणिक्यम, इन्होंने केरला फ्लड के दौरान बिना किसी हेजिटेशन के राइस की बोरियों को अपने कंधे पर उठाया। एक है कन्नान गोपीनाथ, जो कि केरला के फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने भी केरला फ्लड में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पब्लिक सर्विस के प्रति डेडिकेशन के। कहते हैं ना, हमें खुशी होती है जब हम कुछ अचीव करते हैं, बट हमें उससे ज़्यादा खुशी होती है अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है या हम किसी को कुछ अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। पहले क्या होता था, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते थे बिना किसी इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के परमिट कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को ह्यूज डैमेज देखने को मिलता था। बट आज के समय में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर गवर्नमेंट एंड पब्लिक बहुत ही कंसर्न है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA एक ऐसा टूल है जो हमें किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत के डिसीजन लेने के पहले उसके इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एक तरह से ये जो भी प्रपोज्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उससे जो भी पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको एस्टिमेट करता है और उसके मिटिगेशन मेजर और स्ट्रेटजी को सजेस्ट करता है। अगर हम EIA के एम को देखें, लॉन्ग टर्म में सोचें तो ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो आज की ही जनरेशन का नहीं फ्यूचर की जनरेशन का भी ख्याल रखती है। और अगर इसका इमीडिएट एम देखें तो ये जो भी डेवलपमेंट प्रपोजल हैं उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के पोटेंशियल सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बेसिकली EIA प्रोसेस की शुरुआत सबसे पहले 1992 में अर्थ समिति रियो कॉन्फ्रेंस में हुई थी। वहाँ पे सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया में इसे 1978 में लाया गया रिवर वैली प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर हम इंडियन EIA फ्रेमवर्क को देखें तो ये पहली बार एग्जिस्टेंस में आया EIA नोटिफिकेशन के माध्यम से 1994 में अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ था एज ए EIA 2020। इसके अगर मेजर प्रोविज़न को देखें, एक्चुअली इंडिया में EIA को स्टैच्यूटरी बैकअप प्रोवाइड किया गया है बाय इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें EIA प्रोसेस के रिगार्डिंग कई सारे प्रोविज़न बताए गए हैं। अगर हम EIA इंडिया के मेजर प्रोविज़न को देखें, इसमें किसी प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल पे अप्रेजल कमेटी बनाने की बात की गई है। EIA का मेन एम होता है इन्वायरमेंटल कंसर्न को देखते हुए डेवलपमेंट को हार्मोनाइज करना। इसकी प्रोसेस में मेन 4 स्टेज होती हैं: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल। स्क्रीनिंग में बेसिकली ये असेस किया जाता है कि किसी प्रोजेक्ट को एज पर लॉ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है या नहीं। स्कोपिंग में बेसिकली EIA के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बताए जाते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक कंसल्टेशन। इसमें प्रोजेक्ट के डिफरेंट सेगमेंट को देखते हुए वो प्रॉपर है या नहीं, इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाता है। पहला स्टेप है पब्लिक हियरिंग। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, प्रपोजल है, उससे रिलेटेड जो भी कंसर्न पीपल हैं उनका इनपुट लिया जाता है और ऐसे कंसर्न पीपल हु हैव ए स्टेक इन इन्वायरमेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उनके रिस्पॉन्सेस को भी राइटिंग में लिया जाता है। नेक्स्ट इज अप्रेजल, जो कि किया जाता है एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर और ये एक्सेप्ट पब्लिक हियरिंग EIA की सारी स्टेज में शामिल होती है। अगर हम EIA प्रोसेस को समराइज़ करें, इसमें स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग है, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा है, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन है, मिटिगेशन मेजर एंड EIA रिपोर्ट, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग,
जो भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसका प्रॉपर असेसमेंट है, और लास्ट में रिस्क असेसमेंट है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैंडेटरी क्लियरेंस की ज़रूरत है, लाइक माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़। टाइम बाउंड पब्लिक हियरिंग का प्रोविजन रखा गया है, उसके लिए नोटिस पीरियड है 20 डेज़ का। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं MSME के, स्मॉल थर्मल पावर प्लांट के, स्मॉल सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के, उनको पब्लिक स्क्रूटनी से एग्जम्प्ट किया गया है। जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैं उनके द्वारा एवरी ईयर कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट का सबमिशन मस्ट है। इसमें सेंटर और स्टेट के लेवल पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का प्रोविजन रखा गया है, जो कि बेस है फेडरल प्रिंसिपल का। तो एक तरह से ये फेडरल प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। जो लेटेस्ट EIA है 2020 का, उसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात की गई है। इसमें अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिना किसी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के ऑपरेट कर रहा है, वो भी क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई फर्म कॉम्प्लेंस सबमिट नहीं करती तो पेनाल्टी का प्रोविजन रखा गया है। इस फिगर से हम आसानी से समझ सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें EIA का प्रोविजन नहीं किया गया है उनकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, और ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें EIA का प्रोविजन किया गया है उनकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट कम होती है। अगर हम इस पॉइंट को कंक्लूड करें, हमारा जो EIA फ्रेमवर्क है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो UNFCCC फ्रेमवर्क है उसको पूरी तरह कंप्लाई करता है। बस ज़रूरत है इसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की। हमारी गवर्नमेंट को अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है तो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने में जो समय लगता है उस डिले को कम करने की ज़रूरत है। EIA के अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखें, रिस्क असेसमेंट है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग है। EIA के प्रोसेस में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट हैं वो लोग जो प्रोजेक्ट को प्रपोज करते हैं, इन्वायरमेंट कंसल्टेंट हैं जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की तरफ से EIA को प्रिपेयर करते हैं, सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पब्लिक को भी अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसका रीजनल सेंटर भी है। EIA के जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट हैं इसमें एयर इन्वायरमेंट है, लाइक एयर क्वालिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, और प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड एमिशन है। साउंड में है नॉइज लेवल, वाटर इन्वायरमेंट में क्वालिटी ऑफ लैंड है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वाटर रिसोर्सेज है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ऐसे फ्लोरा एंड फौना जो उस एरिया में है, वेस्ट है, एमिशन है, लैंडस्केपिंग है, उसके पोटेंशियल डैमेज है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, लैंड इन्वायरमेंट में स्टडी ऑफ सॉइल है, लैंड यूज है, ड्रेनेज पैटर्न है, प्रोजेक्ट का एडवर्स इम्पैक्ट है, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज साइट है, उन पे इम्पैक्ट है। EIA का एडवांटेज क्या है? अगर हम अपने प्रोजेक्ट में EIA को यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली EIA जो है ना वो डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट से लिंक करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये प्रोजेक्ट के टाइम को, उसकी कॉस्ट को कम करता है, जो क्लीन अप कॉस्ट है उसको अवॉइड करता है। ये इन्वायरमेंटली साउंड प्रोजेक्ट के लिए बेस तैयार करता है। जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित लेजिस्लेशन है उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस लाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकर को इन्फॉर्म करता है। एक तरह से ये EIA रिपोर्ट इंडिया की इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है। उसकी प्लानिंग में, उसके डिजाइनिंग में, उसके अर्ली स्टेज में उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट करता है। इसका मेन गोल है इन्वायरमेंट को सेफ बनाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये जो भी हमारा डेवलपमेंट प्लान है उसमें एडाप्टेशन को, मिटिगेशन स्ट्रेटजी को इनकरेज करता है और ये ह्यूमन हेल्थ को, सेफ्टी को इनडायरेक्टली प्रमोट करता है। लिमिटेशन ऑफ EIA, इसकी शॉर्टकमिंग्स को देख लेते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो शेड्यूल 1 में लिस्टेड नहीं होते या फिर उनका इन्वेस्टमेंट नोटिफिकेशन में जितना दिया होता है उससे कम होता है। EIA में जो भी एक्सपर्ट कमेटी बनती है उनमें एक्सपर्टाइज की कमी होती है। इसके अर्ली स्टेज में पब्लिक कमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंडेटरी प्रोसेस हियरिंग से एक्सक्लूड हो जाते हैं। जो भी डेटा कलेक्टर्स होते हैं वो लोकल की नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं देते, उनसे नॉलेज शेयर नहीं करते। कई बार EIA की स्टडी में फ्रॉड देखने को मिलता है। जो भी मिटिगेशन मेजर लिए गए हैं उनकी इफेक्टिवनेस को लेकर, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की जाती और समटाइम्स इनसफिशिएंट मॉडल का यूज़ किया जाता है। अगर हम EIA की लिमिटेशन को समराइज़ करें, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, साइंटिफिक नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है। EIA के बाद जो कॉम्प्लेक्स मॉनिटरिंग है बहुत ही कम देखने को मिलती है और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर हम EIA को कंक्लूड करें,
किसी भी प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को एसेस करने का EIA बहुत ही अच्छा टूल है, और अगर इसे वाइजली यूज़ किया जाए तो निश्चय ही हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट है, उनमें बायोडाइवर्सिटी को कंसिडर किया जाए, ये आज की 21st सेंचुरी की नीड बन चुकी है। EIA प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन बताई गई हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी। एक्चुअली EIA अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके जो भी डिसीजंस हो वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पे बाइंडिंग होने चाहिए। एक तरह से सेक्टर वाइज EIA की ज़रूरत है। एक सेंट्रलाइज्ड बेसलाइन डेटा बैंक होना चाहिए। कोई भी रनिंग प्रोजेक्ट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की लोकल कम्युनिटी को, जनरल पब्लिक को होनी चाहिए। सेकंड, एप्लीकेबिलिटी। वो सारे प्रोजेक्ट्स जिनमें पोटेंशियल है हमारे इकोसिस्टम को अल्टरनेट करने का, उन सारे प्रोजेक्ट्स को बिना किसी एक्सेप्शन के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस से गो थ्रू होना चाहिए। जो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वहाँ कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। वो सारे प्रोजेक्ट जिनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उन सभी में पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। जब भी किसी प्रोजेक्ट में EIA रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें उस प्रोजेक्ट के एडवर्स इम्पैक्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहिए। इसके लिए उसमें एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए जिसमें सारी टेक्निकल डिटेल्स हो। ग्रांट ऑफ विथड्रॉल, नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करना चाहिए। जो भी प्रोविजन साइट क्लियरेंस के लिए दिए गए हैं वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को ग्रांट करने के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी के पार्ट का कमिटमेंट नहीं है। कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, जो भी एक्सपर्ट कमेटी बने उसके मेंबर्स में वेरियस फील्ड के स्टेक होल्डर होने चाहिए जिसमें एक्सपर्टाइज का विशेष ध्यान देना चाहिए। मॉनिटरिंग, कॉम्प्लायंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अगर किसी प्रोजेक्ट की EIA रिपोर्ट में कोई कंडीशन दी गई है, अगर उसका वायलेशन होता है तो उसमें ऑटोमेटिक विथड्रॉल का प्रोविज़न होना चाहिए और इसके नॉन कॉम्प्लायंस होने पे सीरियस पनिशमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। अगर कहीं भी नॉन कॉम्प्लायंस होता है या EIA नोटिफिकेशन का वायलेशन होता है तो सिटीजन को इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना रिड्रेस दिखा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग, NGO है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, लोकल कम्युनिटी है, उन्हें EIA की डिसीजन मेकिंग का पार्ट और इन्हांस कैपेसिटी के साथ बनना चाहिए। इंडिया के लिए EIA की स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा इंडिया ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत ही फ्रगाइल कंट्री है। एक छोटी सी नेग्लिजेंस भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। इसको हम 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी में देख चुके हैं। इंडिया के पास जो भी लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। हम इनके मिसमैनेजमेंट को किसी भी लेवल पे एफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जो इसे और ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है। अगर किसी प्रोजेक्ट में EIA असेसमेंट होता है तो उसमें जो भी कैपिटल है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो लोकल पीपल्स में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के या ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको हम मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि EIA असेसमेंट एक विन विन सिचुएशन है जो कि डेवलपमेंट के साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान रखता है। बस इसको ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो EIA है ना वो एक प्रोसेस है, एक डॉक्यूमेंट है, एक रिपोर्ट है, और डिसीजन मेकिंग के लिए कि किसी प्रोजेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है या उसे रोकना है के लिए इनपुट प्रोवाइड करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि EIA इज ए स्टेप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।